My dear students, welcome to my YouTube चैनल बायोटेक बॉटनी विद डॉक्टर विनीत सोनी। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड की। देखिए ये जो डीएनए है, डीएनए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है एंड इट इज़ द जेनेटिक मटेरियल। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि आज जो हम डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं वो कैसे उसकी जानकारी लोगों ने जुटाई, कैसे उस पर रिसर्च किया, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक लैंडमार्क्स इवेंट्स जो हैं डीएनए रिसर्च में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जब कभी भी डीएनए की बात की जाती है तो मुझे याद आता है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट 1928 के अंदर। फ्रेडरिक ग्रिफिथ तो थे, उनका जो माउस के ऊपर एक्सपेरिमेंट है, चूहे पे एक्सपेरिमेंट है, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने जब माउस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, डिफ्लोकोकस न्यूमोनी उन्होंने बैक्टीरिया के जो 2 स्ट्रेन लिए थे, एक तो इन्फेक्शियस स्ट्रेन था, एक नॉन इन्फेक्शियस स्ट्रेन था, उनको लिया और फाइनली उन्होंने कहा कि देयर इज समथिंग विच कन्वर्ट द नॉन इन्फेक्शियस बैक्टीरिया इनटू द इन्फेक्शियस वन। यानी कि रफ बैक्टीरिया स्मूथ बैक्टीरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं केवल इसलिए क्योंकि कोई चीज़ है जो कि स्मूथ बैक्टीरिया से रफ बैक्टीरिया में चली जाती है, और उसका उन्होंने नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उनको कुछ भी नहीं पता चला कि वो बायोमोलिक्यूल क्या है, ही यूज द वर्ड ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिसके कारण रफ बैक्टीरिया स्मूथ बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गए। ये बात है 1928 की। इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया 1944 में एवरी मैक्लियोड और मैकॉर्टी ने। उन्होंने एक्सपेरिमेंट को जब रिपीट किया तो उन्होंने पता लगाया कि प्रोटीन इज नॉट ए जेनेटिक मटेरियल, कार्बोहाइड्रेट इज नॉट ए जेनेटिक मटेरियल, लिपिड इज नॉट ए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। जब उन्होंने डीएनए को रफ बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म किया तब उन्होंने देखा कि वो जो रफ बैक्टीरिया था वो स्मूथ बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया, नॉन पॉइजनस नॉन इन्फेक्शियस बैक्टीरिया इन्फेक्शियस बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया। सो इट वाज 1944 व्हेन एवरी मैक्लियोड एंड मैकॉर्टी दे सेंस्ड दैट द डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट को एक तरीके से एक बहुत बड़ा दिन था जिस दिन ये पता चला कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जो हर कैरेक्टर को रेगुलेट करता है। अब जितने भी वर्ल्ड में जितने भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट थे वो इस मॉलिक्यूल के पीछे पड़ गए, होड़ से लग गए इसके रिसर्च करने में। आपको पता है उसके बाद 1944 के बाद समय आता है 1953 का, जब वॉटसन क्रिक ने डीएनए का 3D स्ट्रक्चर ही प्रपोज कर दिया कि डीएनए इज कंसिस्टेड ऑफ 2 स्ट्रैंड्स, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिलता है 1962 के अंदर फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। वॉटसन क्रिक एंड विल्किंस को नोबेल प्राइज मिलता है, 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिलता है। इसकी डीएनए डिस्कवरी, इसका स्ट्रक्चर की जो हम हिस्ट्री हम लोग एक अलग लेक्चर में लेंगे। उसमें कुछ रोल, बहुत बड़ा रोल रोजलिन फ्रैंकलिन का है, जिसने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से डीएनए का स्ट्रक्चर लिया था। बट 1953 में डीएनए का स्ट्रक्चर लोगों के सामने आ गया। बहुत बड़ा इवेंट था ये कि हमने जेनेटिक मटेरियल का पता लगाया था 1944 में कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। 1953 में उसका स्ट्रक्चर हमारे सामने आ जाता है, और 1956 के अंदर ऑर्थर कॉर्नबर्ग एंड ओचो, ये 2 साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन दोनों ने उस एंजाइम का पता लगा लिया। दे डिस्कवर्ड द एंजाइम विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डीएनए सिंथेसिस, which is responsible for the DNA replication। उसके बारे में इन्होंने पता लगा लिया, and that enzyme is the DNA polymerase enzyme, और उस एंजाइम को कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहा जाता है इनके ऑनर में, जिन्होंने उसको डिस्कवर किया। और 1959 में ऑर्थर कॉर्नबर्ग और ओचो को नोबेल प्राइज मिलता है फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के अंदर फॉर द डिस्कवरी ऑफ की एंजाइम ऑफ डीएनए सिंथेसिस। ये बात है 1959 की। उसके बाद देखिए 1968 में हॉली, निरेनबर्ग एंड हरगोविंद खुराना, आपने नाम सुना होगा तीनों साइंटिस्ट का। इन्होंने डीएनए को लैब के अंदर सिंथेसिस कर लिया। हॉली, निरेनबर्ग एंड हरगोविंद खुराना। 1968 का जो नोबेल प्राइज था फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन का, वो इन तीनों को मिलता है बिकॉज दे सिंथेसाइज द डीएनए इन द लेबोरेटरी। बहुत बड़ा एक इवेंट था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर कि डीएनए को लैब में बना लिया, एंड इट वाज द बिगनिंग ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजी। इसके अलावा दे आल्सो स्टडीड द कोडोन्स
कोडोन्स की भी इन्होंने स्टडी की थी। यू आर अवेयर कि कोडोन क्या होते हैं, एमआरएनए पर जो ट्रिपलेट होते हैं विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द 1 अमाइनो एसिड्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो कोडोन्स कहलाते हैं। तो उसकी भी इन्होंने स्टडी की थी, बट लैंडमार्क इसमें यह था कि लेबोरेटरी में ही डीएनए को सिंथेसिस कर लिया, एंड दैट इज ड्यू टू द केमिकल मेथड, केमिकल सिंथेसिस ऑफ द डीएनए। हॉली निरेनबर्ग एंड हरगोविंद खुराना, नोबेल प्राइज 1968 इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। 1975 की बात करते हैं। 1975 में हम हमेशा ये पढ़ते रहे, उस समय तक ये पता था कि डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन एक ऐसे एंजाइम को भी डिस्कवर कर लिया गया जिससे जो कि आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है, जो कि आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है, एंड दैट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और उसके लिए टाइमिन बॉल्टिमोर एंड डलबैको को 1975 में नोबेल प्राइज मिलता है। क्यों नोबेल प्राइज मिलता है? बिकॉज दे डिस्कवर्ड द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को उन्होंने डिस्कवर किया, कुछ वायरसेस थे, रेट्रोवायरस थे, उसमें डिस्कवर किया। अब अपन और आगे चलते हैं, किस तरीके से और डीएनए को जानने की एक उत्सुकता बनी रही लोगों में। तो 1977 में डीएनए, हमें पता है डीएनए किससे बने होते हैं, हमारे डीएनए बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स से। न्यूक्लियोटाइड्स की सीरीज क्या है, व्हाट इज द सीरीज ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन ए डीएनए, इसको जानने के लिए 1977 में 2 मेथड प्रपोज किए गए। पहला मेथड था जो कि प्रपोज किया था मैग्जम एंड गिलबर्ट ने, और दूसरा मेथड था प्रपोज किया था सैंगर ने। मैग्जम एंड गिलबर्ट ने जो मेथड प्रपोज किया था दैट इज नोन एज ए केमिकल क्लीवेज मेथड, और सैंगर ने जो प्रपोज किया था दैट इज नोन एज ए चैन टर्मिनेटर मेथड। ये दोनों मेथड्स एक साथ 1977 में प्रपोज होते हैं, पब्लिश्ड होते हैं, और 1980 में इन दोनों को, गिलबर्ट एंड सैंगर दोनों को नोबेल प्राइज मिलता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड्स। तो डीएनए सीक्वेंसिंग के मेथड्स लोगों के सामने आ गए। उसके बाद जब सीक्वेंसिंग के मेथड सामने आ गए तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए। याद होगा आपको, बहुत बड़ा दिन था 1 अक्टूबर 1990 जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स के बारे में स्टडी की शुरुआत की गई कि ह्यूमन जीनोम को जानेंगे कि ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग क्या है, कौन से जीन कहाँ प्रेजेंट है। ये बहुत बड़ा टास्क था। 1 अक्टूबर 1990 से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, और आपको पता है अप्रैल 2003 में, इन अप्रैल 2003 में द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड। अबाउट 13 और 14 years was there in ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो बहुत, और आपको एक दिन में बताता हूं कि 26 जून था सन 2000, 26 जून 2000 when the draft of ह्यूमन जीनोम was prepared। और उस समय मुझे ध्यान है बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उस समय अमेरिकन प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, और उनके साथ थे क्रैग वेंटर जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, सेलेरा जीनोमिक्स के हेड रहे थे, एक फ्रांसिस कॉलिन भी थे। तीनों लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा सबसे पहले कि हमने ह्यूमन जीनोम के बारे में पता लगा लिया है। द ड्राफ्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम वाज अनाउंस्ड कब? 26 जून 2000 को, एंड दैट वाज द बिगेस्ट डे इन द फील्ड ऑफ साइंस में बहुत बड़ा दिन था जब ह्यूमन जीनोम के बारे में हमें डाटा मिल गए थे कि ह्यूमन जीनोम के बारे में हमें पता चल गया था। तो इस तरीके से लोगों ने जीन को, डीएनए को जानने की कोशिश की, और कई सारे लैंडमार्क्स इवेंट आए। हमें पता होना चाहिए आज ह्यूमन जीनोम के बारे में हमको सब कुछ पता है, कौन सा जीन कहाँ प्रेजेंट है और उस जीन की सीक्वेंस क्या है। कैरी मुलिस साहब को हम नहीं भूल सकते। कैरी मुलिस जो थे उन्होंने डीएनए को लैब में एम्पलीफाई करने का मेथड डेवलप किया कि यू कैन एम्पलीफाई द डीएनए इन विट्रो कंडीशन के अंदर, उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं। उन्होंने उस एंजाइम को डिस्कवर किया जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है जिससे हम लोग इन विट्रो के अंदर, लैब के अंदर डीएनए को एम्पलीफाई कर सकते हैं। और थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज को उन्होंने डिस्कवर किया। आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान होगा उस एंजाइम को कहा जाता है टॉक डीएनए पॉलीमरेज, बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय द कैरी मुलिस इन द थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया, इसलिए उसको टॉक डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। 1993 में उनको नोबेल प्राइज मिलता है कैरी मुलिस को। तो दोस्तों इस तरीके से डीएनए की स्टडी की गई, लोगों ने बहुत काम किया इसको समझने के लिए। आज हम जिस मुकाम पर बैठे हैं उस मुकाम पे हमें बहुत कुछ पता है डीएनए के बारे में, अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो आप लोग इस तरह के बहुत ही ईजी शब्दों में टॉपिक्स को पढ़ते रहेंगे, और आपको जो भी कुछ समझना है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।